की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी का भी खात्मा कर दिया है। जी हां, अली लारिजानी को ईरान का डी फैक्टो लीडर भी कहा जाता था, जो असल में अयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद पूरे देश की सत्ता संभाल रहे थे। शुक्रवार को उन्हें आखिरी बार तेहरान के उस जुलूस में देखा गया था जो फिलिस्तीन की आजादी के लिए निकाला जा रहा था। उस जुलूस में अली लारिजानी ने तेहरान की सड़कों पर उतरकर अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि ईरान के नेता छिपकर डरने वालों में से नहीं है, और उसी दिन उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये कहा था कि इस युद्ध में वो खुद को बचा कर रखें। आप उसी की तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ। उस वक्त ऐसा माना गया कि अली लारिजानी खुल्लम खुल्ला राष्ट्रपति ट्रंप को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और दावा है कि इसी के बाद इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर उनका डेथ वारंट लिख दिया। यह इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि उन्होंने लारिजानी को मार गिराया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA 13 मार्च से लगातार अली लारिजानी पर नजर रख रहे थे। इसी दौरान मोसाद को तेहरान के उस बंकर के बारे में पता चला जहां अली लारिजानी और बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकें कर रहे थे। मोसाद ने अली लारिजानी की हर गतिविधि पर नजर रखी। 16 मार्च को तय हुआ कि इजराइल इस बंकर पर लड़ाकू विमान से बम बरसाकर लारिजानी और बसीज फोर्स के कमांडर जनरल सुलेमानी को खत्म कर देगा। ये डेली मेल का दावा है कि 16 मार्च की रात को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, और जब अली लारिजानी को यह लग रहा था कि उनके ठिकाने के बारे में इजराइल और अमेरिका को पता ही नहीं चल सकता, तब इजराइल ने तेहरान में सटीक हमले करके अली लारिजानी को उनके बंकर के साथ उड़ा दिया। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं जिसके बारे में आज पूरी दुनिया बात कर रही है। तो आखिर चर्चा पूरे विश्व में इस युद्ध को लेकर इसी के इर्द गिर्द है। 13 मार्च को जब अली लारिजानी तेहरान की सड़कों पर उतरे थे, तब एक्स पर इस अकाउंट से उनकी एक तस्वीर पोस्ट की गई थी। हम आपको दिखाएंगे। फॉर्मर स्पोक्समैन टू इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर, ये हम पहले आपको अकाउंट बता दे रहे हैं किसका है। ये अकाउंट डेविड कीज नाम के उस शख्स का है जो कि पूर्व प्रवक्ता है। किसका प्रवक्ता? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का पूर्व प्रवक्ता, और स्टार्टअप फाउंडर है, प्रैंकर ऑफ डिक्टेटर्स और टोटल विक्ट्री। ये उसका बायो है जो उसने अपने एक्स पर अकाउंट पर लिखा है। अब देखिए, 13 मार्च को जब अली लारिजानी तेहरान की सड़कों पर उतरे थे, तब एक्स पर इस अकाउंट से उनकी एक तस्वीर पोस्ट की गई थी। अब इस तस्वीर पे जरा जूम इन कीजिए। डेविड कीज का ये पोस्ट, जो इजराइल के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता रह चुके हैं, वहां के अखबारों में लेख लिखते हैं, उनके नाम से जो एक्स अकाउंट है उसमें 13 मार्च को शाम 6:52 पर यह तस्वीर पोस्ट की गई। यह है अली लारिजानी, लेकिन आप जूम इन कीजिए उस लाल जो राउंड अप किया हुआ चेहरा है, यह देखिए। अब आपको लारिजानी और उसके पीछे मास्क लगाया हुआ यह शख्स दिख रहा है। इसमें वहीं पर रुके, इसमें अली लारिजानी के पीछे भीड़ में आ रहे एक व्यक्ति को मोसाद का एजेंट बताया गया, और यह लिखा गया कि इस रेड सर्कल में जो शख्स दिख रहा है वो इजराइल का एजेंट यानी हाबा बैटोर है, और अब अली लारिजानी की मौत तय है। मैं आपको यह पोस्ट पढ़कर भी बताती हूं। सबसे पहले हमने आपको फोटो दिखा दी, इसी के साथ नेतन्याहू के पूर्व प्रवक्ता ने तब लिखा था लारिजानी इज नेक्स्ट, यानी अब लारिजानी की बारी है। मुझे कैसे पता? हाउ डू आई नो? मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन ही पढ़ के बता देती हूं, क्योंकि लाल घेरे में दिख रहा हाबा बैटोर हमारा सबसे बड़ा एजेंट है। वही शख्स जो मास्क में आपको ठीक पीछे दिखाई दे रहा है, जिस शख्स को उन्होंने सर्कल किया था, उसके बारे में लिखा कि लाल घेरे में जो शख्स दिख रहा है वो हमारा इन्फॉर्मर है, और इसी वजह से अब लारिजानी की बारी है। ये नेतन्याहू के पूर्व प्रवक्ता ने पहले ही पोस्ट कर दिया था। इससे आपको समझ में आएगा कि 13 मार्च को इस एक्स अकाउंट पर यह बता दिया गया था कि अगला टारगेट अली लारिजानी ही है। हालांकि इस हमले को लेकर ईरान अब तक खामोश रहा है। ईरान ने आधिकारिक रूप से ना तो अली लारिजानी की मौत के ही दावे को खारिज किया है, और ना ही ईरान के सबसे बड़े सरकारी टीवी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग पर ऐसी कोई भी खबर अभी तक चलाई गई है कि इजराइल ने तेहरान में किसी बंकर को निशाना बनाया है।
आमतौर पर ईरान के सरकारी टीवी पर एक हमले को रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन ज्यादातर हमलों को इस मामले में ऐसी किसी भी घटना की अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। जब इजराइल ने यह दावा किया कि उसने अली लारिजानी को खत्म कर दिया है, तब अली लारिजानी के एक्स अकाउंट से हाथ से लिखा एक संदेश पोस्ट किया गया है और इस संदेश में ईरान के उन नाविकों को श्रद्धांजलि दी गई जो अमेरिका के हमलों में मारे गए। ये हैंड रिटन पोस्ट आप देख रहे हैं। दावा है कि यह संदेश अली लारिजानी ने खुद अपने हाथ से लिखा था, लेकिन ईरान ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि यह संदेश कब लिखा गया है और उसी समय जब यह दावा हो रहा है कि लारिजानी को मारा गया। और इजरायली डिफेंस फोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आपको दिखाएंगे अभी उन्होंने क्या कहा है। उसी समय यह लेटर जारी करना हैंड रिटन, जब इजराइल अली लारिजानी की मौत का दावा कर रहा है, लेकिन फिर भी ऑफिशियली इस पर ईरान कुछ नहीं कह रहा। इसके अलावा अली लारिजानी के जिंदा होने को लेकर ईरान ने आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी किया ही नहीं है। ईरान की तरफ से अली लारिजानी को जिंदा बताने के जितने भी दावे किए जा रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से लिखे गए हैं, लेकिन खुद सरकार ने या IRGC ने अब तक ये नहीं बताया है कि अली लारिजानी मर चुके हैं या जिंदा है। ये स्थिति भी तब है जब इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शब्दशः ये कहा कि उनकी सेना ने अली लारिजानी को जहन्नुम में आयतुल्लाह खामनेई के पास पहुंचा दिया है और इस हमले में बसीज फोर्स के कमांडर जनरल सुलेमानी भी मारे गए हैं। अब तक ईरान दावा कर रहा था कि उसने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक हमले में मार दिया, लेकिन आज इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बेंजामिन नेतन्याहू की एक तस्वीर जारी की और इस पर यह लिखा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के शीर्ष अधिकारी अली लारिजानी की हत्या का आदेश दे दिया है और अब इजराइल ने अपने 2 और दुश्मनों को खत्म कर दिया है। अगर इजराइल का यह दावा सही साबित होता है कि उसने अली लारिजानी को खत्म कर दिया है, तो इसे ईरान के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। 23 फरवरी के आसपास जब आयतुल्लाह खामनेई को अपनी मौत का आभास होने लगा था, तब आयतुल्लाह खामनेई ने ईरान को चलाने के लिए एक अंतरिम समिति बनाई थी। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा था कि उनकी मौत के बाद युद्ध के हालात में यही समिति ईरान को लेकर सभी बड़े फैसले लेगी और आयतुल्लाह खामनेई ने इस समिति की कमान अली लारिजानी को ही सौंपी थी। वो इतना विश्वास करते थे अली लारिजानी पर। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि अपने अंतिम दिनों में आयतुल्लाह खामनेई को सबसे ज्यादा भरोसा अली लारिजानी पर ही था। इसके बाद जब 28 फरवरी को खामनेई की मौत हुई, तब अली लारिजानी ईरान के डी फैक्टो लीडर बन गए। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि युद्ध के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान कोई फैसला लेना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले अली लारिजानी से इजाजत लेनी पड़ी। इससे आप ये समझ पाएंगे कि असल में खामनेई की मौत के बाद अली लारिजानी का कद काफी बड़ा हो गया था और उस दौरान ईरान से जुड़े सभी फैसलों में उनकी सहमति जरूरी थी। अगर इजराइल और अमेरिका के बार बार कहने पर भी ईरान में सरकार का विरोध करने वाले लोग सड़कों पर नहीं उतरे, तो इसके पीछे अली लारिजानी की भूमिका बहुत बड़ी थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अली लारिजानी ईरान की बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी के साथ लगातार बैठकें कर रहे थे। टारगेट क्या था? सिर्फ यही कि लोग सड़कों पर ना निकले। बसीज फोर्स ईरान की वो मिलिशिया है जो 28 फरवरी के बाद से लगातार ईरान के लोगों की निगरानी कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि ईरान में किसी भी तरह लोग सत्ता परिवर्तन के लिए सड़कों पर नहीं उतरे। इन दावों की पुष्टि BBC ने भी की है और यह बताया है कि ईरान में सरकार के खिलाफ विद्रोह को रोकने के लिए बसीज फोर्स ने सड़कों पर चेक पॉइंट्स बनाए, इंटरनेट पर पाबंदी लगाई है और आम लोगों को सामूहिक रूप से चेतावनी संदेश भी भेजे गए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ईरान में लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरे, तो इसके पीछे अली लारिजानी और बसीज फोर्स के कमांडर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी थे और अब इजराइल ने इन दोनों को ही खत्म करने का दावा कर दिया है। इसके बाद एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अब इन दोनों की अगर वाकई मौत हो गई जैसा IDF क्लेम कर रहा है, तो क्या इसके बाद ईरान में लोग अब इस्लामिक शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और क्या बसीज फोर्स लोगों की जो निगरानी कर रही है वो निगरानी बंद हो जाएगी सिर्फ सुलेमानी और लारिजानी के खत्म हो जाने की वजह से? अब तक ईरान ने जिस तरह बिना लीडरशिप के इस युद्ध को लड़ा है,
उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि गुलाम रेजा सुलेमानी या फिर लारिजानी, इनके मारे जाने से ईरान में सरकारी विरोधी जो लोग हैं वो सख्ती उनकी कम हो जाएगी। लेकिन अभी इजराइल और अमेरिका ऐसी उम्मीद जरूर कर रहे होंगे, उनको ऐसा लग रहा होगा कि इन दो टॉप हमने लीडर्स को मार दिया है, कमांडर सुलेमानी को और दूसरी तरफ लारिजानी को, तो शायद लोगों में ये हिम्मत जगे। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने नए बयान में कहा है कि उनकी सेना ने अली लारिजानी और कमांडर जनरल सुलेमानी को खत्म कर दिया। अब ईरान की जनता के पास मौका है, वो ईरान की इस्लामिक सरकार को हटाने के लिए सड़कों पर उतरे, रिजीम चेंज करके अपना भाग्य खुद लिखे, यानी वहां पर सत्ता से मौजूदा शासकों को बेदखल कर। सुनिए। तो सुना आपने बेंजामिन नेतन्याहू को। मैं अब आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाती हूं कि अब तक इजराइल ईरान की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर चुका है। जो सबसे बड़े कांटे उसकी राह में बचे हुए थे वो अली लारिजानी ही थे और वो दूसरी तरफ बसीज फोर्स के कमांडर सुलेमानी थे। तो सबसे पहले अली लारिजानी, ये आईडीएफ के दावे के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि याद रखिए ये आईडीएफ ने कहा है, ईरान ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, हमें इंतजार करना होगा। लेकिन उधर जाने से पहले ये लिस्ट में सबसे बड़ा चेहरा दिखा दीजिए, सबसे बड़ा नाम, क्योंकि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अली खामनेई को सबसे पहले मार गिराने में इजराइल और अमेरिका कामयाब हुए। लेकिन उसके बाद से अगर आज अली लारिजानी, जिनको सबसे इंपॉर्टेंट ये सेक्रेटरी हैं वहां पर जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके, अली लारिजानी को मार गिराने में कामयाब के, एक तरह से आप समझिए कि पूरी नेशनल सिक्योरिटी इन्हीं के हाथों में रहती थी। उनको अगर मार गिराने में कामयाब हुए हैं तो एक बड़ी सफलता है। और उसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मोसाफी को पहले मार चुके थे। सालेह अजदी जो कि केसे इंटेलिजेंस प्रमुख है, मार गिराया है। मोहसिन दर्रे बागी लॉजिस्टिकल सपोर्ट के डेप्टी, मार गिराया। उसी के साथ गुलाम रेजा सुलेमानी जो है वो प्रमुख पैरामिलिट्री फोर्सेस के, मार गिराया। अब ये अगली लिस्ट में आ जाइए, अली शाम खानी। आपको याद होगा पुरानी स्टोरी हमने आपको दिखाई थी, जिनकी बेटी में जब बड़े ही पश्चिमी तरह के कपड़े पहन के शादी हुई थी तो बड़ा बवाल हुआ था। ये वही अली शाम खानी है, नेशनल डिफेंस काउंसिल के हेड, उनको भी मार गिराया पहले ही दिन अयतुल्लाह खामनेई के साथ। वैसे ही अजीज नासिर जादा भी मारे गए, जो कि रक्षा मंत्री थे ईरान के। हुसैन जबल अमेलियन जो कि एसपीएनडी के चेयरमैन हैं। गुलाम रेजा रजायन कमांडर है पुलिस इंटेलिजेंस के। मोहम्मद पाकपुर जो कि कमांडर इन चीफ है आईआरजीसी के, मार गिराया। और उसके बाद से देखिए मोहम्मद शिराजी मिलिट्री ब्यूरो हेड, रेजा मुजाफरी निया जो कि पूर्व चेयरमैन है एसपीएनडी के, और इसी के साथ साथ बहराम हुसैनी ऑपरेशंस एंड प्लानिंग हेड। और ये जो आज एक तरह से गुलाम रेजा सुलेमानी प्रमुख पैरामिलिट्री फोर्सेस और सचिव एसएनएससी के अली लारिजानी को मारा है, ये सब एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है इजराइल और अमेरिका के लिए। तो अब ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के सचिव की भी खात्मे के बाद इजराइल के आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी को इसे क्लेम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अब यही है, क्योंकि अगर ये दो शख्सियत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले ये बयान जारी किया गया था ईरान की तरफ से कि अगर कोई भी दुश्मन देश के समर्थन में सड़कों पर आएगा तो उसे दुश्मन ही माना जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो वहां पर विरोध की आवाजें बाहर निकलने की ऐसी भनक शायद लगी, जिसकी वजह से यह बयान दिया जा रहा था। लेकिन अब अगर लारिजानी और सुलेमानी दोनों को मारने में अमेरिका कामयाब हुआ है, इजराइल कामयाब हुआ है, तो क्या इसके बाद अब आम लोग निकल सकते हैं सड़कों पर? अमेरिका ने अली लारिजानी पर 13 मार्च को ही $10 मिलियन यानी 92 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था, 92 करोड़ रुपए का। लेकिन अब इजराइल के विदेश मंत्री गिडेन सार ये कह रहे हैं कि इजराइल ने इस काम को मुफ्त में ही कर दिया। तो बता रहे हैं कि इतना इनाम था उनके सिर पर, लेकिन हमने मुफ्त में ही कर दिया। खैर, अली लारिजानी की मौत से यह सवाल भी पैदा हुआ है कि अगर आने वाले वक्त में ईरान से युद्ध के मुद्दे पर कोई बातचीत की जाती है तो उसका कौन सा नेता ऐसा करने के लिए मौजूद रहेगा, क्योंकि इजराइल तो ईरान के किसी भी नेता को जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहता। और इनमें भी अली लारिजानी की मौत ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका है। 67 साल के अली लारिजानी ये वो शख्स थे जो अब तक ईरान के हमलों का नेतृत्व कर रहे थे। लारिजानी खुलकर कह रहे थे कि अमेरिका और इजराइल ने अयतुल्लाह खामनेई की हत्या करके ईरान के लोगों के दिलों में आग लगाई है और अब वो उनके दिलों को जला देंगे। साल 2009 में टाइम मैगजीन ने अली लारिजानी को ईरान का
जॉन एफ कैनेडी बताया था। उनका जन्म इराक के नजफ में हुआ था और उनके पिता मिर्जा हशेम अमोली एक बड़े धार्मिक विद्वान थे। इसके अलावा अली लारिजानी का निकाह फरीदेह मुताहरी से हुआ, जो ईरान से पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खामनेई के करीबी मुर्तजा मुताहरी की बेटी हैं। और अपने आखिरी दिनों में आयतुल्लाह खामनेई को भी अली लारिजानी पर सबसे ज्यादा भरोसा था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अली लारिजानी कुछ वक्त पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कराने की बात भी कह चुके हैं। और अब तक अगर ईरान, यूएई, सऊदी अरब, कतर जैसे देशों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है तो इसके पीछे अली लारिजानी का ही दिमाग था। अपनी मौत से कुछ घंटे पहले अली लारिजानी ने यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे मुस्लिम देशों को लेकर धर्म का एक नया कार्ड खेला था। देखिए, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अभी तक इजरायली डिफेंस फोर्स ने लारिजानी के मारे जाने का दावा किया है, लेकिन ईरान ने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। ईरान इससे इनकार भी नहीं कर रहा है। लेकिन हम बता रहे हैं आपको लारिजानी के बारे में, क्योंकि अगर आईडीएफ का यह दावा सही है तो उसके ऐन पहले, मतलब मारे जाने के ऐन पहले, लारिजानी ने दुनिया के 190 करोड़ मुसलमानों और इस्लामिक देशों की सरकारों के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, धर्म का कार्ड। इसमें उन्होंने 28 फरवरी के हमलों को धोखा बताया था। ये कहा था कि जब बातचीत चल रही थी तब इजराइल और अमेरिका ने धोखे से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई और बाकी लोगों को मारकर विश्वासघात किया। फिर उन्होंने ये लिखा कि इस हमले के बाद किसी भी इस्लामिक सरकार ने ईरानी जनता की मदद नहीं की। उन्होंने बिना नाम लिए यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे देशों की सरकारों पर यह सवाल उठा दिए कि इन देशों ने सच्चे मुसलमान होने का फर्ज नहीं निभाया। अली लारिजानी ने यहां पैगंबर मोहम्मद साहब का भी जिक्र कर दिया और ये कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था कि अगर तुम किसी मुसलमान की पुकार का जवाब नहीं देते तो तुम मुसलमान नहीं हो। इस बात के आधार पर अली लारिजानी ने मुस्लिम देशों को घेरा और ये पूछा उनसे कि उनका इस्लाम धर्म ऐसा कैसे हो सकता है। अली लारिजानी ने अपनी मौत से पहले इसी चिट्ठी में यह भी लिखा था कि अगर ये मुस्लिम देश अपने देश में अमेरिका को सैन्य ठिकाने बनाने की इजाजत देंगे और अमेरिका इन ठिकानों से ईरान पर हमले करेगा तो ईरान इन देशों पर हमले क्यों न करे। और आखिर में उन्होंने लिखा था कि इन देशों को यह सोचना चाहिए कि अमेरिका भी उनके प्रति वफादार नहीं रहेगा, इजराइल भी उनका दुश्मन है। एक पल रुककर अपने बारे में और इस क्षेत्र के भविष्य के बारे में सोचिए। ईरान आपका भला चाहता है और आप पर हावी होने का इरादा नहीं रखता है। तो लारिजानी की यह कोशिश थी कि वो मुस्लिम देशों को अपनी तरफ करें। ये बातें अली लारिजानी ने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले लिखी थी। यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों को इस युद्ध में ईरान का समर्थन करने के लिए कहा था, धर्म का कार्ड खेलकर। लेकिन दावा है कि इसी के बाद इजराइल ने अली लारिजानी को मार दिया। यह भी कहा जा रहा है कि अली लारिजानी ने 13 मार्च को तेहरान की सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति ट्रंप को जो धमकी दी, उसी धमकी ने उनका खेल बिगाड़ा। उसी दिन से मोसाद और सीआईए उनके पीछे लग गए। आप भी सुनिए कि 13 मार्च को अली लारिजानी ने राष्ट्रपति ट्रंप के लिए क्या कहा था। अगर आप अब तक के युद्ध को देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि इसमें इजराइल तो विन विन सिचुएशन में रहा, लेकिन अमेरिका अब कंफ्यूज नजर आ रहा है। जब यह युद्ध शुरू हुआ तब इजराइल को पता था कि ईरान उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। ईरान उसे दुनिया के नक्शे से मिटाने की खुली धमकी देता था। आयतुल्लाह खामनेई कहते थे, एक्स पर पोस्ट लिखते थे, इजराइल को मिटाकर मानेंगे। और ऐसे में इजराइल के पास इस युद्ध को लड़ने के वाजिब कारण थे और कोई विकल्प भी नहीं था। लेकिन अमेरिका शुरुआत से ही इस युद्ध में गोल नहीं बता पाया। कभी कहा कि हम इजराइल, जो ईरान की जनता है, उनकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। कभी गोल पोस्ट चेंज करके कहा रिजीम चेंज के लिए लड़ रहे हैं। कभी कहा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करने के लिए कर रहे हैं। कभी कहा मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म करने के लिए कह रहे हैं। ईरान अगर परमाणु संपन्न देश बन गया, ये अमेरिका कहता रहा, तो इससे दुनिया को खतरा होगा, इसलिए अमेरिका इस युद्ध को जरूरी मानता है। इसके बाद यह कहा गया कि ईरान में जिन हजारों प्रदर्शनकारियों को सरकार द्वारा मरवाया गया, उनके अधिकारों के लिए अमेरिका ये युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका ये अब कह रहा है कि वो ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करना चाहता है, इसीलिए अमेरिका ने इस युद्ध को शुरू किया है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि इस युद्ध को लेकर अमेरिका का मकसद साफ नहीं, और ऐसा लगता है कि अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब जैसे देशों के कहने पर इस युद्ध में शामिल है।
ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने आज ये कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कि ईरान के खिलाफ इस युद्ध में शामिल होने के लिए अमेरिका के पास कोई ठोस कारण था ही नहीं। अमेरिका सिर्फ इजराइल के लिए इस युद्ध में शामिल हुआ और अब वो इस युद्ध में अपनी सरकार का और साथ नहीं दे सकते। जो केंट अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के सलाहकार भी रहे और सरकार के अंदर कम आक्रामक विदेश नीति की वकालत कर रहे थे। और अब उनका इस्तीफा यह बताता है कि इस युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन में ही कितने मतभेद हैं। क्योंकि देखिए, अमेरिका को आखिर ईरान से सीधा खतरा क्या हो सकता है? अभी तक जितने भी मिसाइल अटैक्स या ड्रोन अटैक्स ईरान कर रहा है वो मिडिल ईस्ट और इजराइल तक कर पा रहा है। इस युद्ध को लेकर अमेरिका की ये कंफ्यूजन राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों में दिखती है। 28 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बयान दिए हैं उनमें गहरा विरोधाभास दिखता है। 28 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की मौत के नारे लगाने वाले ईरानी शासन को अमेरिका ने खत्म कर दिया। 1 मार्च को कहा युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका अपने सभी लक्ष्यों को हासिल नहीं करता। 2 मार्च को कहा कि यह युद्ध 4 से 5 हफ्तों चलने वाला है, लेकिन अब यह युद्ध लंबा चल सकता है। 5 मार्च को कहा कि ईरान की नौसेना खत्म हो गई और उसके पास अब कुछ नहीं बचा है। 6 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप के फिर से सुर बदले। इस बार वो ये कहने लगे कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और उसे बिना शर्त आत्मसमर्पण करना होगा। 8 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर सुर बदले। अब की बार कहा कि यह युद्ध लगभग खत्म हो गया, ईरान इस युद्ध में हार गया है। अब राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी इस बात पर अडिग रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। 9 मार्च को अगले ही दिन वो फिर से पलटे। अब की बार उन्होंने ये कहा कि अमेरिका इस युद्ध में काफी आगे है, यानी अब वो जीत का दावा नहीं कर रहे थे। 13 मार्च को फिर से राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान में रिजीम चेंज होने से समय लगेगा और ऐसा तुरंत नहीं हो सकता। 15 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना की मदद मांगी, लेकिन सभी देशों ने राष्ट्रपति ट्रंप को ना कह दिया। और इसी के बाद एक नया मोड़ आया। कल राष्ट्रपति ट्रंप के सुर बिल्कुल बदल गए। इस बार वो ईरान की तारीफ करने लगे। उन्होंने ईरान को ना सिर्फ एक ग्रेट पावर बताया, बल्कि ये कहा कि जब ईरान ने यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत पर हमले किए तो वो हैरान थे, मतलब बड़े शक्तिशाली है। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि ईरान के साथ डील करना आसान नहीं है क्योंकि वहां नेताओं का आईक्यू सबसे ज्यादा है। हमारा सवाल आज इतना सा है कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप को हर दिन अपने बयान क्यों बदलने पड़ते? A nation of great terror and power. Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. Only because people don't understand it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. When you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. जब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को ग्रेट पावर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां के नेताओं का आईक्यू बहुत ज्यादा, इनसे नेगोशिएट करना मुश्किल है, तब ईरान कह रहा है कि वो इराक, सीरिया, वेनेजुएला नहीं है जिसे अमेरिका जब चाहे खत्म कर दे। इजराइल भले ही दावा कर रहा है कि उसने ईरान की टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया है, लेकिन हकीकत तो यह है कि इसका युद्ध में ईरान की सैन्य क्षमता पर कोई असर नहीं दिखा। आज भी ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने इन मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया और इजराइल की तरफ से इसके वीडियो भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा इराक की राजधानी बगदाद, यहां पर काफी चिंता बनी हुई है क्योंकि इराक में लगातार ये हमले हो रहे हैं और इस बार तो राजधानी बगदाद में कई धमाके हुए जिनमें अमेरिका के दूतावास को निशाना बनाते हुए 2 कत्यूशा रॉकेट्स दागे गए। और इस हमले के तुरंत बाद अमेरिकी दूतावास के पास आसमान में धुएं का एक पूरा गुबार नजर आया। इस हमले से कुछ देर पहले बगदाद के सबसे ज्यादा सुरक्षित जो ग्रीन जोन है उसमें बने होटल अल रशीद पर एक ड्रोन गिरा, जिसके बाद होटल से आग की लपटें और धुआं उठने लगा।
आज इस युद्ध का 18वां दिन है और ये बात कई लोगों को अजीब लग रही है कि अब तक मिडिल ईस्ट के किसी भी मुस्लिम देश ने ईरान पर जवाबी हमले नहीं किए हैं। ईरान अब तक यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन 3,500 से ज्यादा हमले कर चुका है। इनमें 867 मिसाइलें दागी गई, 2,500 से ज्यादा कामिकाज़ी ड्रोन्स से हमले हुए हैं, सुसाइडल ड्रोन्स। सवाल यही है कि जब ईरान इन देशों पर हर दिन 205 और हर घंटे औसतन 9 हमले कर रहा है, तब भी ये मुस्लिम देश चुप क्यों बैठे? बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये देश ईरान पर जवाबी हमले करके इस युद्ध को और भड़काना नहीं चाहते और इसीलिए अब तक मिडिल ईस्ट के इन देशों ने ईरान पर कोई पलटवार नहीं किया है। एक अजीब सी चुप्पी है इन देशों की तरफ से। बीच बीच में निंदा होती है लेकिन फिर एक सन्नाटा छा जाता है और इन तमाम देशों ने अपने नागरिकों से भी कह दिया है कि यहां का ना कोई वीडियो बनाए ना वीडियो पोस्ट करे, कानूनी कार्रवाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की नई रिपोर्ट ऐसे सभी अनुमानों को खारिज करती है। रॉयटर्स का दावा है कि यूएई, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत सभी देश चाहते हैं कि अमेरिका इस युद्ध को जारी रखे। ये देश अमेरिका पर इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक कि वो ईरान पर अपनी पूरी ताकत से इस बार आर पार का हमला करे। इन देशों का यह भी कहना है कि ईरान ने उन्हें निशाना बनाकर सारी सीमाओं को लांघ दिया है। अगर अमेरिका ने इस बार ईरान को छोड़ दिया तो भविष्य में ईरान फिर से इन देशों पर हमले करेगा और इनके द्वारा की जाने वाले कच्चे तेल की आपूर्ति को निशाना बनाएगा। अगर मोटे तौर पर आपसे समझाएं तो ये सारे देश अमेरिका से ये कह रहे हैं कि वो ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह से एक बार में इस बार युद्ध में खत्म कर दे। और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अली लारिजानी और सुलेमानी जो कि बसीज कमांडर थे, दोनों पर ट्रंप का बड़ा दावा। ट्रंप ने दोनों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। अमेरिका ने लारिजानी और सुलेमानी, लारिजानी यानी ईरान के सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, मतलब नंबर 2 इन कमांड खामेनेई के बाद, उस लारिजानी के मारे जाने की और बसीज कमांडर सुलेमानी के भी मारे जाने पर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है। उन्होंने दोनों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। यह बहुत बड़ी खबर है। जिस लारिजानी को अभी अभी आपने 13 मार्च को ईरान की सड़कों पर निकलते हुए देखा था, एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल नारे लगाते हुए और फिलिस्तीन की आजादी के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के मारे जाने के लिए बोलते हुए, उस लारिजानी और सुलेमानी दोनों को ही मार गिराने में कामयाब हुए हैं, ये अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अगर ये बात सही निकलती है तो डीकैपिटेशन की जिस काम पर चल रहा था अमेरिका इजराइल, उसमें पूरी तरह से, इस बीच आपको बता दें, नेटो पर भी भड़क गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। दरअसल इसका बैकग्राउंड आप जान ही रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, ऐसे तमाम यूरोपियन देश, जापान, साउथ कोरिया सबसे मदद मांगी थी। कुछ देशों ने तो खुलकर जर्मनी जैसे देश ने इनकार कर दिया और साउथ कोरिया जैसे देश नानुकुर करने लगे क्योंकि उनको भी जरूरत अमेरिका की पड़ती रहती है। चाइना ने भी सीधा इनकार कर दिया और अब नेटो देशों पर, खास तौर से जो यूरोप के देश हैं, उनके इनकार पर क्या कहा उन्होंने, लाइव ही बोल रहे हैं, सुनिए। But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized what a threat Iran was. The question is whether or not they wanted to do something about it. And many people, many of the greatest military scholars are saying for years that presidents should have taken out Iran because they wanted a nuclear weapon. They were, if we didn't do the attack, or if, I'll go a step further, if I didn't terminate the Iran nuclear deal given to us, one of the worst deals ever made by Barack Hussein Obama. Remember when they sent Boeing 757s over there, loaded with cash, hundreds of millions of dollars? You would have been very happy. This was a wonderful, they said hundreds of millions. People forget that. Does anybody remember? Right? You remember. Hundreds of millions of dollars in a Boeing 757. I think they had 2 of them loaded. They took the seats out and they put cash. And it was so much that there wasn't a bank in Virginia, Maryland, or D.C. that had any money left. They stripped them of all their money, put it into place, sent it to Iran, almost as ransom. That's not going to happen with Trump. And nobody ever did anything about it. Nobody ever said anything about it. Can you imagine if I did that? So they've been a threat for a long time.
but they've really been a threat. If I didn't terminate Obama's horrible deal that he made, the Iran nuclear deal, you would have had a nuclear war 4 years ago. You would have had nuclear holocaust, and you would have had it again if we didn't bomb the site. So when somebody is working with us that says they didn't think Iran was a threat, we don't want those people because, and there are some people, I guess I would say that, but they're not smart people or they're not savvy people. Iran was a tremendous threat. And virtually every NATO nation, and this is the thing, if they told me it wasn't a threat, and therefore they don't want to help, but when they say it was a threat, and it was a major threat, every one of them, I think every one of them, I don't know if one that said they're not a threat, but when they say it was a threat, but we're not going to help, I think they're very foolish. You know, it's interesting. It's interesting because I could say this, that what's happened. तो नेटो देशों पर भड़क गए हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग ये मानते हैं, उन्होंने दरअसल इस युद्ध के पीछे अपना रुख भी रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर हमला कर सकता था ईरान अगर हम ये युद्ध नहीं लड़ते तो, और उन्होंने कहा कि जो नेटो देश ईरान को न्यूक्लियर खतरा नहीं समझ रहे थे वो न जाने कौन से भुलावे में थे। और फिर जब उन्होंने मदद की बात की तो उन्होंने कहा कि ये नेटो देश जो अब साथ नहीं आ रहे हैं उनको लेकर भी उन्होंने सख्त टिप्पणी कर डाली। तो अमेरिकी राष्ट्रपति, दो बड़ी खबरें हैं। अभी वहां पर सुबह का वक्त हो रहा होगा और सुबह उठते ही वो ज्यादातर मीडिया को संबोधित करते हैं। सुबह उठते उठते ये दो बड़ी कामयाबियां जिस पर वो एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने बताया है। तो देखिए, बड़ी खबर यही है, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अली लारीजानी की। अली लारीजानी क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? अगर आप आज तक शुरू से देख रहे हैं तो आपको याद होगा पहले दिन भी जब आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद ये सवाल हम लोग पूछ रहे थे कि बावजूद इसके, देखिए अली खामेनी की जो उम्र थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो ज़्यादातर उनका पूरा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पूरा काम युद्ध को लेकर, सारी रणनीति अमेरिका इजराइल के खिलाफ क्या करना है, ये सारे कदम कौन तय करता था? लारीजानी। आंख बंद कर कर उस पर भरोसा करते थे अली लारीजानी पर, आयतुल्लाह अली खामेनी। और उनकी मौत के बाद यहां तक कि जो राष्ट्रपति पेजेश्कियान है वो भी लारीजानी की इजाजत के बिना कोई फैसला नहीं ले सकते थे। ऐसे में एक वक्त ये भी आया जब अब्बास अरागची विदेश मंत्री हैं, पेजेश्कियान उनके राष्ट्रपति हैं, वो जरा नर्म तेवर अपना रहे थे युद्ध को लेकर। फिर फौरन ऐसे संकेत मिले कि लारीजानी सख्त रुख रखना चाहते हैं और उनका भी मिजाज फिर दोनों का पलट गया। तो कुल मिलाकर लारीजानी आयतुल्लाह अली खामेनी के नंबर 2 थे, वो उन पर पूरा भरोसा करते थे और उस हमले में लारीजानी बच गए थे और साथ में बच गए थे बसीज कमांडर सुलेमानी। लेकिन आज वाले इस अटैक में, क्योंकि 13 मार्च को, आपको वो तस्वीर एक बार दिखा दीजिए, ये तस्वीर हटाइए, 13 मार्च की तस्वीर, और ये तो तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेतन्याहू के फॉर्मर जो स्पोक्स पर्सन थे, पूर्व प्रवक्ता थे, उन्होंने पहले ही डाला था और ये पोस्ट डालकर उन्होंने लाल घेरे में एक आदमी को पीछे मास्क में दिखाया था और कहा था कि हमारा जो इन्फॉर्मर है वो लारीजानी के साथ इस तस्वीर में है और लारीजानी ही वो अगला शख्स है जो अब मारा जाएगा। बात सच हुई है और आज आप देख रहे हैं कि युद्ध के 18वें दिन अली लारीजानी को मारने में इजराइल और अमेरिका को बड़ी कामयाबी मिली है। ये फिलहाल इजरायली डिफेंस फोर्स और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। ईरान ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यही दोनों मुख्य शख्सियत थे जिसकी वजह से माना जा रहा था कि विरोध में कोई भी सड़कों पर निकलेगा नहीं मौजूदा शासन के। और क्या इसके बाद अमेरिका और इजराइल, आम लोग जो इससे पहले विरोध में निकले थे शासन के, उनको सड़कों पर निकालने में कामयाब होंगे? बहरहाल इस पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन अमेरिका भी ऐसा करने के लिए तैयार है। देखिए, हम बात कर रहे थे कि जो अरब कंट्रीज हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अमेरिका इस युद्ध को खत्म ना करे, वो इस बार इस युद्ध में ईरान की पूरी ताकत को ही खत्म कर दे। अमेरिका तैयार है, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए एक शर्त रखी है इन मुस्लिम देशों के सामने। शर्त यह है कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को भी अमेरिका के साथ इस युद्ध में शामिल होना होगा। उन्हें भी ईरान पर साझा हमले करने होंगे और इस युद्ध में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। रॉयटर्स का कहना है कि अमेरिका की इस शर्त पर अब तक किसी भी मुस्लिम देश ने अपनी सहमति नहीं दी है। आप
कल्पना कीजिए कि ये युद्ध कितना बड़ा हो जाएगा अगर सऊदी अरब, यूएई ये भी ईरान पर हमले करने लगते हैं और वो भी युद्ध में कूद जाते हैं। इसकी जगह ये जो खाड़ी देश है वो अमेरिका से यही कह रहे हैं कि वो इस युद्ध को अब बीच में ना छोड़ें, ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर दें, लेकिन वो इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। इनमें भी सऊदी अरब लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि वो ईरान पर अपने हमलों को जारी रखे। इससे पहले 1 मार्च को वॉशिंगटन पोस्ट ने यह दावा किया था, अब से लगभग 15-16 दिन पहले, कि सऊदी अरब के ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने अमेरिका पर इस युद्ध को शुरू करने के लिए दबाव बनाया था। इस पोस्ट में यह दावा था कि क्राउन प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान और बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने दबाव बनाया था अमेरिका पर। इसके पीछे यही वजह थी कि सऊदी अरब और ईरान के बीच कट्टर दुश्मनी है। इस कट्टर दुश्मनी का पहला कारण तो यह है कि सऊदी अरब सुन्नी बहुल देश है और ईरान शिया बहुल देश, और मिडिल ईस्ट में शिया और सुन्नी की लड़ाई बहुत पुरानी है। दूसरा कारण यह है कि ईरान और सऊदी अरब दोनों मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सुपर पावर बनना चाहते हैं और इसके लिए वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। यही 2 बड़े देश हैं, अगर आप पूरा मैप देखिए तो बाकी छोटे छोटे देश हैं आसपास। तीसरा कारण, इन दोनों देशों की शासन व्यवस्था। सऊदी अरब में अल सऊद राजवंश का शासन है, जबकि ईरान कहता है कि उसके देश में अल्लाह के नुमाइंदों का शासन है। इस आधार पर ईरान खुद को सच्चा मुस्लिम देश बताता है और सऊदी अरब के राजवंश पर सवाल भी खड़े करता है कि यहीं से शुरू होती है इन दुश्मनों की, इन दोनों के देशों की ऐसी दुश्मनी जिसे बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि जो सऊदी अरब ने अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाई, उसकी वजह से भी ईरान सऊदी अरब के खिलाफ होता चला गया। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि सऊदी अरब सिर्फ 94 साल पुराना देश है। पहले सऊदी अरब का भूभाग अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, जहां कई कबीले रहते थे। इनमें रियाद, नज्द और हिजाज जैसे इलाके प्रमुख थे। इनमें भी अलग अलग इलाकों पर कई कबीलों का शासन था और इन्हीं में से एक कबीले को अल सऊद कहते थे। इस अल सऊद राजवंश में इब्न सऊद का जन्म हुआ, जिन्हें सत्ता संघर्ष में हार के कारण निर्वासित होकर कुवैत जाना पड़ा। कहते हैं कि 26 साल की उम्र में इब्न सऊद ने एक सेना के साथ रियाद पर हमला किया। साल 1902 में उस पर कब्जा कर लिया। रियाद के बाद इब्न सऊद ने नज्द और हिजाज जैसे इलाकों पर कब्जा किया। 1925 में मक्का मदीना को भी अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। 1932 में जब इब्न सऊद का कब्जा अरब के एक बड़े भूभाग पर हो गया, तब उन्होंने इस पूरे इलाके को मिलाकर साल 1932 में सऊदी अरब नाम का देश बनाया। इनमें सऊदी अरब इब्न सऊद के राजवंश से मिला। इब्न सऊद सऊदी अरब के पहले राजा बने। तब से लेकर आज तक उनका परिवार ही सऊदी अरब पर राज कर रहा है। सऊदी अरब के मौजूदा किंग शाह सलमान इब्न सऊद के ही बेटे हैं, जबकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शाह सलमान के बेटे हैं। अब सऊदी अरब में अल सऊद राजवंश का शासन है, इसलिए ईरान सऊदी अरब को सच्चा इस्लामिक देश नहीं मानता और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इसी वजह से ईरान से नफरत करते हैं। वो ये कहते हैं कि ईरान जिस तरह से, ये जो सबसे नीचे आप तस्वीर देख रहे हैं, बड़ी छोटी सी तस्वीर लगाई गई है, लेकिन ये मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर है और मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है इस वक्त सऊदी अरब के, ये उनका फोटो आ गया, उनका वीडियो। इस शख्स को समझने के लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि ईरान जिस तरह से धार्मिक कट्टरवाद को अपने देश की जनता पर थोपता है, वो असली इस्लाम धर्म नहीं है, प्रोग्रेसिव सोच के माने जाते हैं। इसकी जगह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम धर्म को प्रगतिशील सोच से जोड़ते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने देश में महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ाए, उन्हें काम करने का कानूनी अधिकार दिया और वो ये भी कहते हैं कि ईरान इस्लाम धर्म की गलत व्याख्या कर रहा है। लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब आने वाले वक्त में अमेरिका को धोखा दे सकता है। कैसे, ये हम आपको कल बताएंगे। जरूर रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपने अभी मोहम्मद बिन सलमान के पूरे जो उनका कैरेक्टर है उसका सिर्फ एक पहलू देखा है। अब सऊदी अरब के लिए कहा जा रहा है कि उसी ने आयतुल्लाह खamenei पर हमले के लिए अमेरिका को राजी किया है। तो कुल मिलाकर MBS अगला कदम क्या उठा सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के, उस पर काफी हद तक निर्भर करेगा कि इस युद्ध के लिए भविष्य क्या लिखा जाता है।